नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के दोस्त कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको डीपली में समझाने वाला हूं और बाकी को मैं आपको ब्रीफली में समझा दूंगा ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए और एटलीस्ट आपका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से जाए। ये हिंदी मीडियम की PDF है जो सोल की बुक है। ये रेगुलर में हो आप या पेंसिल वेब में हो या SOL से कर रहे हो, तीनों का दोस्त सिलेबस सेम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सभी का अंदर सिलेबस यही होता है। तो पहले आपको मैं इंडेक्स में बता देता हूँ कि कौन कौन से आपके चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और जो इंपॉर्टेंट है मैं उनको समझा दूंगा और जिनको मैंने समझा दिया उनके मैं आपको वीडियोस के लिंक दे दूंगा। ठीक है, देखिए सबसे फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम। इसके अंदर दोनों हमारा हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट, ये देखोगे आप, जो नेक्स्ट हमारी यूनिट है, हिंदी मीडियम वाले देख लीजिए और इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लीजिए। इस तरीके से देखिए, यहाँ पे इसको मैंने समझा दिया है यहाँ पे। एंड ये जो है इलेक्शंस एंड इलेक्टोरल प्रोसेस, ये भी मैंने समझा दिया आप सभी को। ठीक है, एंड और डिबेट्स ऑन सेक्युलरिज्म इन इंडिया, ये टॉपिक्स हमारे हो गए हैं। जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करोगे तो आपको मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। ये देखिए प्लेलिस्ट मेरे आप राइट हैंड में देखिए, यहाँ पे पहली जो वीडियो है इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर से, ये आपको दिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अभी इसको 17,000 लोगों ने देख लिया, आप भी देख लीजिए नहीं देखा आपने तो। प्लस चैप्टर फर्स्ट के लगभग 3 से 4 पार्ट्स हैं, उनको देख लीजिए। ये हमारा सेकंड चैप्टर हो गया और इसके बाद ये थर्ड चैप्टर हो गया हमारा इलेक्शन रिफॉर्म वाला एंड इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन वाला, कि इलेक्शन के कौन कौन से मेथड्स हैं इसको समझाया हुआ है इसके अंदर। एंड ये है हमारा सेक्युलरिज्म वाला, ये हो गए वीडियोस। प्लस यहाँ पे कास्ट के ऊपर अंबेडकर जी के थॉट्स हैं, ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है। तो ये वाली वीडियो जो है मैं आपको, जो ये प्लेलिस्ट है इसके अंदर आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी। तो ऑल प्लेलिस्ट देख लीजिए, इसमें देखो कम्युनलिज्म के ऊपर भी टॉपिक पे वीडियो बनी हुई है। तो प्लीज़ सब जो वीडियोज़ बनी हुई है एटलीस्ट आप उनको देख लीजिए थोड़ा सा स्पीड करके। ठीक है, 2x पे देख लीजिए ताकि जल्दी से आप इनको देख लो। ठीक है, चलिए अभी मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ ताकि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं आपको पहले वो समझा दूँ। देखो यहाँ पे मेजोरिटी हिंदी मीडियम वालों की है, बट इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको देखिए ताकि समझिए टॉपिक। ठीक है, क्योंकि स्लाइड्स में एक बार में एक ही ओपन कर सकता हूँ PDF। मेरी भी दोस्त यहाँ पे कुछ टेक्निकल देखिए आप, अगर इस चीज़ को मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो मैं इसको कैसे ओपन करूँगा। ठीक है, लेकिन मैं जो कंसेप्ट बोल रहा हूँ प्लीज़ आप उनको समझिएगा। तो फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर तो हमारा हो चुका है। अब हम उस चैप्टर पे आते हैं जो हमें अभी करना है। ठीक है, पार्टी सिस्टम में एक क्वेश्चन आने वाला है और कांग्रेस सिस्टम से भी एक क्वेश्चन आने वाला है। ये आपके टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे और कोई से भी आपको 4 क्वेश्चन करना है। ठीक है, एंड सेकंड चैप्टर में से जो मेथड पे आता है क्वेश्चन, जैसे कि निर्वाचन पद्धति हमारी जो है वो कौन कौन सी है, जैसे कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हो गया, सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली, और अनुपातिक जो प्रणाली है हमारी वो आ जाती है। ठीक है, प्रोपोर्शनल सिस्टम, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन इसमें से आने वाला है आपका, जिसमें शॉर्ट नोट्स भी आ जाती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड देखो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो यहाँ पे पूरा मेथड समझा दिया आपको। ये एग्जाम में नहीं आएगा आपके, इसको टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक, जो जो आने वाला है आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट है जो लास्ट में दिया गया है, ये देखिए आप लास्ट में, ये देखिए प्रतिनिधित्व और स्वरूप, और इसके लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है आपको सिर्फ वही बता देता हूँ। ठीक है, हाँ ये देखिए निर्वाचन व्यवहार के सामाजिक निर्धारक। प्लीज़ जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी इसको नोट डाउन कर लेना, यानी कि जो सोशल बिहेवियर को फैक्टर्स यानी कि जो डिसाइड करते हैं इलेक्शन प्रोसेस के दौरान, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट्स दिया गया, यानी कि जब हम वोटिंग करने जाते हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स हमारे मन में होता है। सबसे पहले हम अपनी जाति को देख के वोट देते हैं, यानी कि कास्टिज्म काफ़ी हमारे पॉलिटिक्स में फोर्स रखता है। रिलीजन भी होता है काफ़ी, लैंग्वेज भी काफ़ी मैटर रखता है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर। एंड निरक्षरता, यानी कि काफ़ी सारे ऐसे जो लीडर बनते हैं, काफ़ी सारे मतलब कह सकते हो कि मतलब कि उनका लिटरेसी रेट कम होता है, कईयों की तो क्वालिफिकेशन होती भी नहीं है। ठीक है, एंड करप्शन काफ़ी पाया जाता है। और इसके बाद जो मेन है वो है सांप्रदायिकता, जो कि भारत के पॉलिटिक्स के अंदर खून खूब में दोस्तों भरा हुआ है, और इसके खून खराबे की मार हमने आज़ादी के टाइम जब भारत विभाजन हुआ था तब हमने देखा था। तो सांप्रदायिकता दंगे भारत में आए दिन कभी कभार हो जाते हैं, क्योंकि डाइवर्सिटी कंट्री है और जब भी 2 मत नहीं मिलेंगे तो ऐसा हो सकता है। धनबल दोस्तों होता है भारत के पॉलिटिक्स के अंदर, वो बाहुबल होता है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं, जब हम वोटिंग करने जाते हैं तो ये सारे फैक्टर्स मैटर रखते हैं इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। तो इन सारे बस पॉइंट्स को आपको याद करना है, बाकी बना के लिख दोगे आप। ठीक है, सामाजिक जो निर्धारक तत्व है वो सारे पॉइंट्स इसके अंदर है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो चुनाव आयोग है। आखिर चुनाव आयोग में क्या क्या हमें सुधार करना है, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। तो एक शॉर्ट क्वेश्चंस और एक लॉन्ग क्वेश्चंस इसमें से आने वाला है आपका। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार इस चैप्टर के मैं जो मेन पॉइंट्स आपको वो बता देता हूँ ताकि आप बस उनको रीड कर लेना। बाकी जो नीचे के जो इन चैप्टर्स रह रहे हैं उनको मैं अभी समझाने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो इसमें जो मेन आपका पॉइंट्स हैं वो ये देखिए, ये चुनाव आयोग के कार्य और शक्तियाँ। देखो चुनाव आयोग ही भारत के अंदर इलेक्शन करवाता है, लोकसभा के यानी कि प्रधानमंत्री का इलेक्शन हो या राज्य के मुख्यमंत्री का इलेक्शन हो, क्योंकि देखो राज्य चुनाव आयोग और
केंद्रीय चुनाव आयोग, 2 चुनाव आयोग होते हैं। तो राज्य चुनाव आयोग राज्य के मुख्यमंत्री का प्लस जो पंचायती चुनाव होता है उनका इलेक्शन करवाता है, और केंद्रीय चुनाव आयोग जो होता है वही हमारे देश के प्रधानमंत्री का यानी कि जो एमपी के इलेक्शन है वो, प्लस जो जैसे कि राष्ट्रपति का इलेक्शन हो गया, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हो गया, वो सब इलेक्शन वही करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस आपको दिया गया है। प्लस पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो चुनाव आयोग केंद्रीय होता है, उनको सिंबल देना, ये सब चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जाता है। चुनाव से पहले आचार संहिता लागू कर दिया जाता है ताकि कोई प्रचार प्रसार नहीं होगा, कोई लोग भावने बातें नहीं करेंगे। ठीक है, चुनाव से ठीक 2 दिन पहले ये कर दिया जाता है। ये हो गया। एंड जितने उम्मीदवार होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं इलेक्शन लड़ने वाले, उनको पीपल्स रिप्रेजेंटेशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत अपनी सारी जानकारी देनी होती है। अगर उनके पास कोई भी क्रिमिनल केस चल रहा है, कोई सिविल केस चल रहा है, जो भी केस चल रहा है, उनके पास कितनी संपत्ति है, सब कुछ इनको ये बताना होता है इलेक्शन के टाइम पर। ठीक है, ताकि जो कैंडिडेट है उनके बारे में जनता को सही से पता चल सके। प्लस जो मेन पॉइंट है हमारा वो राजनीतिक अपराधीकरण है, ये सुधार करने की जरूरत है, और इसको लेकर चुनाव आयोग ने काफ़ी बार कहा है, अपनी रिपोर्ट भी दी है, बट इस पर ज़्यादा भी कोई सक्सेस हमें नहीं मिला है। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो 300 से ज़्यादा हमारे जो एमपीज़ हैं उनको ऊपर भी छोटे मोटे केस चल ही रहे हैं, किसी को बड़े बड़े केसेस भी चल रहे हैं, कई हमारे एमएलए ऐसे होते हैं। तो ऐसे भारत में कहा जाता है कि भाई जब तक तू खून खराबा कोई गुंडे की नहीं करेगा जब तक तू नेता नहीं बन सकता, इसलिए ये भी कहा जाता है। तो ये जो बदनामी है इसको थोड़ा सा ठीक करना है हमें। ठीक है, तो इसको चुनाव सुधार पॉइंट के अंदर आपको डालना है ये। तो हमारा ये पॉइंट तो इसके अंदर हो गया। एंड जो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है चुनाव सुधार। तो इसमें से एक क्वेश्चन एक आना ही आना है, और इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे चुनाव सुधार के ऊपर। ये देख लीजिए, सबसे लास्ट में जाना, जो प्लेलिस्ट मैंने आपको दिया है, प्लेलिस्ट के अंदर ये देखिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। आप प्लीज़ इस वाले वीडियो को देख लें, 33 मिनट की है, बहुत बेहतरीन वीडियो है, और पूरा मैंने आपको इसके अंदर समझा दिया है। तो जो मैंने समझा दिया उस पर टाइम जाया नहीं करूँगा, मैं मेन टॉपिक पे आऊँगा, जो मुझे अभी पढ़ाना है आपको एक बार समझा देना उसको अच्छे तरीके से। मैं जल्दी नीचे कर रहा हूँ स्क्रॉल डाउन। हाँ जी, देखो सेक्युलरिज्म पे आई हो, अपने वीडियोज़ देख ली होगी जो अभी अपलोड हुई है। जल्दी से हम आ गए हैं सांप्रदायिकता पर विचार विमर्श। सांप्रदायिकता के ऊपर विचार विमर्श करना है हमें, यानी कि कम्युनलिज्म के ऊपर, और ये टॉपिक हमारा आपके सिलेबस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि शॉर्ट नोट्स के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है। ये देखिए अफर्मेटिव एक्शंस, ये वाला हमारा हो गया इसके अंदर, और आप इसमें ज़रा देखोगे तो कास्ट एंड पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट से, थोड़ा इसको इग्नोर मत करना प्लीज़, इसको कर ही लेना है। ठीक है, चलिए तो एक बार हम पॉइंट्स को यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स इसके अंदर हैं। देखिए सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है, जब एक इंसान अपने धर्म को बेहतर और दूसरे को नीचा दिखाने लग जाए, जो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है इसकी। लेकिन जब हम देखें तो 1857 से पहले तक भी सब कुछ सही चल रहा था, सभी धर्म भारत के अंदर मिलजुल के रहते थे। 1857 की रेवोल्यूशन के अंदर भी हम मिल के जुल के रह रहे थे। जो रिवोल्ट हुआ था, ये भारत का फर्स्ट इंडिपेंडेंस रिवोल्ट हम इसको कह सकते हैं, जो कि भारत की आज़ादी के लिए हुआ था। बेशक इसमें असफल हुए, हम इसमें फेल हो गए, लेकिन हमने बिल्कुल अंग्रेजों की नींव हिला दी थी मेरे दोस्त। इसके अंदर मुस्लिम और हिंदू दोनों की एकजुटता थी, कोई इसमें दिक्कत नहीं रही। लेकिन आगे चल के अदालतों के अंदर हिंदी की जगह पे उर्दू का यूज़ करने लग गए, तो अंग्रेज़ों की जो प्रायोरिटी है वो मतलब कि मुस्लिमों को तुष्टिकरण, फिर एक एक करके हिंदू मुस्लिम में जो रूल एंड डिवाइड की पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है ना, ये इंसान अंग्रेज़ों की स्टार्ट हो गए। तो फूट डालो और राज करो, अंग्रेज़ों ने यहीं से स्टार्ट करी है, जब इन्होंने भारतीय परंपराओं के, धार्मिक परंपराओं के अंदर हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया, और उनको ये लगा कि किस तरीके से हम अंग्रेज़ी हुकूमत को मजबूत कर सकते हैं, और इसका उनको एक टारगेट मिल गया, वो है धर्म और जाति के अंदर लोगों को लड़वा कर। यहाँ पे एक हिस्टोरियन जो हमारे पास बिपिन चंद्रा हैं, इन्होंने अपनी बुक के अंदर बताया है कि आखिर कौन से तरीके थे जिनके जरिए ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में सांप्रदायिकता को पाला पोसा, कौन से ऐसे कारण थे। तो बिपिन चंद्रा ने अपने बुक के अंदर ऐसे 6 कारक बताए हैं इसके, जिसकी वजह से भारत में सांप्रदायिकता के जो मेन रीजन है वो आए। इसका जो पहला रीज़न है वो ये बताया गया है कि उपनिवेशवाद हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों को लगातार ऐसे अलग अलग समुदाय का दर्जा दिया जा रहा था जिनकी सामाजिक राजनीतिक पहचान में कुछ साझा नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेज़ क्या कर रहे थे कि हिंदुओं को अलग बताए जा रहे थे, मुसलमानों को अलग कम्युनिटी बताए जा रहे थे, और उनका ये कहना था कि भारत सिर्फ एक राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र का मतलब यहाँ पे एक कल्चर से है, तो भारत में अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन्स के, अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं, इसलिए अंग्रेज़ों ने यहाँ पे फूट डालनी स्टार्ट कर दी। तो भारत एक राष्ट्र नहीं है, ना ही भारत एक राष्ट्र के रूप में विकास हुआ है। भारत अलग अलग जातियों का समुच्चय, यानी अलग जातियों को मिलाकर बना है, इसलिए भारत जो बना है वो धर्म के आधार पे बना है, ऐसा अंग्रेज़ों ने कहना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जिनके हित आपस में टकराते चले गए और आगे चल के सांप्रदायिकता दंगे भटकते चले गए, है ना। मेनली जो देखेंगे तो वो काफ़ी भड़क गए, है ना। तो एक मेन रीज़न ये रहा।
एंड दूसरा रीज़न क्या बताया बिपिन चंद्रा ने कि सांप्रदायिकतावादियों को सरकारी संरक्षण दिया गया, यानी कि अंग्रेज़ों ने इन लोगों को मतलब कि प्रायोरिटी दी, इनको थोड़ा सा मतलब कि सपोर्ट किया अंग्रेज़ों के द्वारा जो सांप्रदायिकतावादी थे। कैसे कि जो उच्च वर्ग के जो विशेष लोग थे उनको ही शामिल करते थे अलग अलग सरकारी नौकरियों के अंदर, तो इससे लगता कि अंग्रेज़ भाई उनको काफ़ी प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो इससे भी जो अलग कम्युनिटी के लोग थे वो नाराज़ हो जाते थे। एंड जो थर्ड रीज़न बताया बिपिन चंद्र ने वो क्या बताया, सांप्रदायिक पत्रों, व्यक्तियों और आंदोलनों के प्रति असाधारण असहिष्णु मतलब कि जो टॉलरेंस है वो दिखाए गए, यानी कि जो सांप्रदायिक पत्र छापे गए, धर्म को जो लड़वा सकता है, जो व्यक्तियों को भड़का सकता है, ऐसे पत्रों पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया और अंग्रेज जिस पे शांत रहे, ताकि जितनी ज़्यादा आग सुलझेगी या जितनी ज़्यादा दोस्ती में आग सुलगेगी धर्म को लेकर उतना ही मज़ा अंग्रेज़ों को आने वाला है। एंड फोर्थ रीजन में क्या बताया, सांप्रदायिक मांगों को तुरंत स्वीकार कर लिया गया था, यानी कि जब भी ऐसे मांगे किए गए जो भारत में सांप्रदायिकता, देखो जब तक धर्म के नाम पे सब बात हो रही है तो जब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन जब धर्म काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है तो उसको ही सांप्रदायिकता कहने लग जाते हैं हम, ठीक है। वहीं से कम्युनलिज्म स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे एक धर्म दूसरे धर्म के बीच लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये कहा गया। तो सांप्रदायिकता के मांगों को अंग्रेज जल्द से एक्सेप्ट कर लेते। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें बताया गया है कि अगर देखें हम तो 1885 के अंदर यानी 1885 से लेकर 1905 तक अंग्रेज़ों के खिलाफ कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, और जिनकी अंग्रेज़ों के सामने कुछ मांग भी रखते हैं ये कांग्रेस वाले, तो कोई मांग भी इनके एक्सेप्ट नहीं की जाती। लेकिन हुआ ये, जब मुस्लिम लीग ने 1906 में मांग करी वाइसराय के सामने सांप्रदायिकता की मांगा, पता है कि किस तरह से बंगाल का विभाजन हुआ, तो झट से अंग्रेजों ने एक्सेप्ट कर लिया। वाह भाई क्या बात है। भारत में सबसे पहला पार्टीशन 1947 में नहीं हुआ मेरे दोस्त, 1906 में हुआ था जब बंगाल का विभाजन हुआ था धर्म के आधार पर पहली बार। तो यहीं से मान लिया कि भाई अंग्रेजों की साफ नीति है। और हमने 1923 के कम्युनल अवार्ड में ये देखा भी था किस तरह से अंग्रेजों ने इसको बढ़ावा दिया था। और पांचवा जो पॉइंट है इसमें ये बताया बिपिन चंद्रा ने कि ब्रिटिश सरकार सांप्रदायिक संगठनों और नेताओं को उनके तथाकथित समुदायों के प्रामाणिक प्रवक्ता के रूप में तत्काल स्वीकार कर लेती थी। यानी कि अंग्रेज क्या करते थे कि कोई भी सांप्रदायिक संगठन है या कोई नेता है तो वो उस कम्युनिटी का एक प्रवक्ता मान लेते थे। मान लो कोई मुस्लिम का नेता है और कुछ बोल रहा है तो कहते थे अच्छा भाई ये एक प्रवक्ता है जो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई हिंदू का तो हिंदू का। तो इस तरीके से वो किसी को भी अरे गुरु को भी कुछ भी मान लेते, ले भाई यहीं से दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती। मेन रीज़न तो यही था, ठीक है। तो इस चीज़ आपको ध्यान रखना है। जबकि राष्ट्रवादी नेताओं को वो छोटे तुच्छ नेता मानते थे और मतलब कि प्रायोरिटी देते ही नहीं थे। जो नेशनल लीडर्स हैं हमारे, जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि किसी एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो मुसलमान को सरकार के प्रति वफादार रहना चाहिए, ये कहा जाने लग गया। और सैयद ने यहाँ पे एक लाइन कही है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत एक राष्ट्र नहीं, उनके अनुसार कांग्रेस एक हिंदू संस्था है जिसके उद्देश्य मुसलमान हितों के विरुद्ध है। ऐसी मतलब कि कंसेप्शन चला दी गई थी और समाज में ये काफ़ी मतलब कि स्प्रेड हो गई, ठीक है। यहाँ पे बिपिन चंद्रा की एक बात है जो हमें ध्यान रखना है। देखिए बिपिन चंद्रा, आदित्य मुखर्जी और मुर्दुला मुखर्जी है, इन तीनों ने एक ऐसी नीति अपनाई जिनके द्वारा भारत में सांप्रदायिकता के विकास में कोई धर्म का कोई ज़्यादा डेवलपमेंट या कोई रिलीजन का कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। इन तीनों का ये मानना था। धर्म को परिभाषित किया इन्होंने और इनका ये मानना था कि धर्म के दो रूप हैं। पहला है निष्ठा के रूप में, और निष्ठा का मतलब वह पद्धति जिसके अनुसार व्यक्ति अपने जीवन का संचालन करता है। हम अपने भगवान को पूजते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग अपने शादी करते हैं, अपने अलग अलग हमारी परंपराएं हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि धर्म पर आधारित सामाजिक राजनीतिक पहचान की विचारधारा, यानी हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों के अंदर आसानी से कि धर्म सांप्रदायिकता का कारण नहीं बनता, लेकिन सभी तरह के सांप्रदायिकतावादी धार्मिक मतभेद का इस्तेमाल करके सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। यहाँ तक तो हमें ये समझाया गया है, ठीक है। जब भी कोई दो कम्युनिटी के लोग मिल जाएंगे ना, और जब वो आग उगलने लग जाएंगे, चाहे एक सही भी बोले गलत भी बोले, या दोनों थोड़ी छोटी मिर्ची लगाने स्टार्ट करेंगे, मुद्दा वही हो जाए जैसे आज हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया करती है। दोनों अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को बिठा लेती है, भाड़े के चट्टू को बिठा लेगी, चल भाई बहस करो बहस करो बहस करो। अब उनका इसमें क्या ही जाना, उनको तो टीआरपी चाहिए होता है यार, लेकिन रोज़गार में कोई बात नहीं होगी। और आज भी हमारे देश की मीडिया वही कर रही है यार। खैर कोई बात नहीं,
अब बात करते हैं हम सांप्रदायिकता, विचारधारा और समुदायवाद। देखो, सबसे पहले भारतीय संविधान के अनुसार बात करें हम, तो हमारा संविधान ये कहता है कि धर्म के प्रचार प्रसार तथा उससे संबंधित संस्थाएं खोलने का हमें पूरा अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा। और आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमारे पास राइट टू रिलीजन है, पूरा फ्रीडम हमें दिया गया है। वही संविधान हमें दूसरों के जितनी भी अधिकार हैं, कर्तव्य, हम संविधान कहता है कि सभी का रिस्पेक्ट किया जाए, हम किसी का वायलेंस नहीं कर सकते। तो इस तरह की प्रक्रिया तब तक सांप्रदायिकता नहीं बनती है जब तक कोई हिंसक या कोई कट्टरता की बातें नहीं होती। और जब तक कट्टरता या कोई भी कट्टरपन यहाँ पे आता है तो समझ लो कि वहाँ पे हिंसा होना ही होना है। आखिर ये हम बात करते हैं कि ये सांप्रदायिकता का मतलब यहाँ पे क्या होता है। आखिर ये एक विचारधारा का तत्व है क्या? चलिए टॉपिक को समझते हैं हम। पहले सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है, यानी कि बिपिन चंद्र के अकॉर्डिंग जो सांप्रदायिकता है उसको 3 चरणों में समझ सकते हैं। पहला चरण यहाँ पे ये बताया गया है कि एक ही धर्म मानने वाले लोगों जो एक ही धर्म को मानते हैं और वो एक ही तरीके की व्यवस्था में विश्वास करते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशल, कल्चर। एक ही तरीके के ऐसे लोग जो एक ही तरीके की उनकी सोच है, उनके विचार हैं। जैसे कि मान लो हिंदू धर्म के लोग हैं तो सभी हिंदू धर्म की मान्यता एक ही है ना। हम एक थ्योरेटिकली बात करें, मुस्लिम धर्म की बात करें तो सभी इस्लाम धर्म के अंदर एक ही है, जैसे कि ईश्वर एक है, एक ही, यानी कि वो भी अल्लाह है, उनके सिवा किसी को नहीं मानते। हम हिंदू की बात करें तो हम बहुमूर्ति पूजक होते हैं। तो इस तरीके से हम जब समझे यहाँ पे टॉपिक को, तो जब एक ही कम्युनिटी के लोग एक ही विचार रखते हैं तो उनको कहते हैं हम कि एक ही धर्म को मानने वाले लोग। यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। यहाँ पे कह रहे हैं बिपिन चंद्र धर्म को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि सांप्रदायिक विचारधारा के उदय का पहला आधार है, ये आपको समझना है। यहाँ पे जो नीचे हमें पॉइंट कहा गया इनके द्वारा, जो मेन पॉइंट इन्होंने बताया कि जब एक ही धर्म के मानने वाले लोग एक ही जगह पे कम्युनिटी में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जब ये अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करने लग जाते हैं बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे, तो वो एक सांप्रदायिकता का रूप ले लेती है, जो हमने 1947 भारत के पार्टीशन के टाइम देखा। भारत की आज़ादी की खुशियों में पार्टीशन यानी कि विभाजन का ग्रहण लग गया। और जीता जागता एग्जाम्पल हमने कई सारे मूवीज़ वगैरह में भी देखा, जैसे गदर मूवी में देखा हमने, है ना। तो इन्होंने सेकेंड पॉइंट बताया, यह विश्वास है कि भारत जैसे बहुभाषी समाज में एक धर्म के अनुयायियों के सांस्कृतिक हितों में भिन्नता होती है, यानी कि डिफ्रेंशिएट होती है। एक ही धर्म के लोग अलग अलग लैंग्वेज के अंदर भी होते हैं तो उनमें डिफ्रेंशिएट पाया जाता है, तो उनके भी विचार अलग हो सकते हैं, है ना। डाइवर्सिटी है भाई यहाँ पे तो इसी वजह से कुछ यहाँ पे दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन जो दूसरा जो चरण इन्होंने बताया उसके अंदर ये कहा बिपिन चंद्र जी ने कि उदार सांप्रदायिकता और नरमपंथी सांप्रदायिकता कहा जाता है जो दूसरे चरण वाले लोग होते हैं, यानी कि एक ही धर्म के लोग जिनकी लैंग्वेज अलग अलग है। तो इसमें हम आगे चल के इन्होंने ये बताया कि जैसे टाइम बीतता चला जाता है तो ऐसा नहीं है कि जिनके लिए रिलीजन एक है बट लैंग्वेज अलग है तो उनमें टकराव नहीं होता, उनमें भी टकराव होता है, लेकिन इनके अंदर जल्द से जल्द बैलेंस बना लिया जाता है, तो बहुत तेज़ी से बढ़ता नहीं है। जैसे कि 1925 से पहले हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, अली बंधु, और 1922 के बाद मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि मदन मोहन मालवीय, लाजपत राय, NC केलर, है ना, केलकर हो गए, ये सभी के सब उदारवादी सांप्रदायिकता ढांचे के अंदर काम करते थे। ये उदारवादी थे, कोई एक्सट्रीम नहीं थे जो दंगे करवाने की बात करते हैं। ये स्टार्टिंग सारी बात रही इन सब की, ठीक है। एंड तो तीसरा इन्होंने चरण बताया, अंतिम चरण बिपिन चंद्र जी ने क्या कि इसके उस पहलू को दर्शाया जिसने भारतीय इतिहास में विभाजन और अलगाववादी प्रवृत्ति को जन्म दिया, और इसी को उन्होंने चंद्र ने क्या कहा है, उग्र सांप्रदायिकता। उग्र सांप्रदायिकता उनको कहा जाता है जो विभाजन की मांग करते हैं, जो अलग होने की बात करते हैं और अपने धर्म को सबसे ऊपर रखते हैं। इसको कहा गया उग्र सांप्रदायिकता, या आप इसको सांप्रदायिकता कह सकते हो, जब तक ये हिंसक नहीं। हिंसक होते ही सांप्रदायिकता का रूप ले लेता है, ठीक है। क्या हो जाता है, ये वॉयलेंस करना, खून खराबा जब होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया वही पढ़ना है, सिर्फ बाकी के पॉइंट्स नहीं पढ़ने आपको। तो मैंने मेन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे हाईलाइट ऑलरेडी कर रखा है। ये देखिए नेक्स्ट एक पॉइंट दे दिया कि आपको भारत में सांप्रदायिक जो दल होते हैं, यानी कि जो रिलीजन्स के वेस्ट पे जो पॉलिटिक्स पार्टीज, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज बनती है, इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है मेरे दोस्त ये सांप्रदायिक दंगा करवाने में। इनका मेन हाथ उनमें होता है, जैसे कि दो आपस के धर्म को बोल लेने दो जितना बोलना है। जब ये बोलेंगे तो कोई ना कोई इन दोनों में से कोई जहर उगलेगा ही उगलेगा। तो इधर वाला भड़केगा अगर इसने कुछ बोल दिया और आपस में लड़ेंगे ये। तो एक कम्युनिटी को भड़काने के लिए दूसरे कम्युनिटी को शांत रहने दो, जब वो टाइम आएगा तो दूसरा कम्युनिटी वाला अपना भी बोलना स्टार्ट कर देगा। आप ज़रा खुद से सोचो यार कि इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर धर्म ही एक ऐसा मामला है
जिसके ऊपर कितनी पॉलिटिक्स होती है, कितनी पॉलिटिक्स होती है। जब हम अपने देश के अंदर डेवलपमेंट, एजुकेशन सेक्टर की बात करने लग जाए, हेल्थ, डिफेंस की बात करने लग जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि धर्म एक मतलब कि बहुत बड़ा मामला रह जाएगा। रिलीजन हमारा एक पर्सनल मैटर है। जब हम इसको एक एज अ पॉलिटिक्स में यूज़ करने लग जाते हैं तो यही एक सांप्रदायिकता का रूप ले लेता है, जिससे हमें बचना चाहिए। लेकिन भाई क्या करें यार, पॉलिटिक्स के अंदर लोग भी थोड़ा इंटरेस्ट ले लेते हैं और पॉलिटिशियन को क्या जाता है, उनका देखो, उनका कुछ नहीं जाने वाला। उनके बाल बच्चे विदेश में पढ़ने वाले हैं, वो यहाँ दंगे करवाएंगे, आम लोग मरेंगे, उनका क्या बिगड़ेगा। वो तो खुद यार कतई Z+ के सिक्योरिटी में रहते हैं, क्या ही कोई उनका बिगाड़ लेगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है, वो है भारत में राजनीति और जाति का राजनीतिकरण। ऐसा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जो कि एक जाति को अपना नहीं बोलता हो, ज़रा सोचो। सभी पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं भाई कि भाई ये जाति, अब अच्छा इस जाति के वोट तो हमें मिलने वाले हैं। हाँ, आज काफ़ी सुधार हुआ है, लोग कास्ट को अब कम करने जा रहे हैं, डेवलपमेंट को देखते हैं, लेकिन आज भी यूपी बिहार में देखा जाए तो काफ़ी मैटर रखता है पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट। इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जाति पर अंबेडकर जी के विचार। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था, अंबेडकर पर जाति के विचार यानी कि सामाजिक न्याय टॉपिक है, इस पे यानी कि अंबेडकर जी के विचार किस पे, कास्ट सिस्टम के ऊपर, ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, तो प्लीज़ इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो इस टॉपिक को मैं इस वीडियो में नहीं समझा रहा, जो वीडियोज़ में बना देखा है मैं आपको मैं देने वाला हूँ। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, मैं सबसे जल्दी नीचे आ रहा हूँ। हाँ जी, अब आ गया अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत में सकारात्मक अनुयोजन, जाति, वर्ग एवं लिंग की पारस्परिकता। ये जो हमारा टॉपिक है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन। क्या कहते हैं? अफर्मेटिव एक्शन। और अगर मैं आपको अपनी ही लैंग्वेज में बता दूं सही से समझने के लिए, रिजर्वेशन, जिसको हम रिजर्वेशन कहते हैं, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर उसको अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है। अब जब मैं आपको रिजर्वेशन बोला, आप बोलोगे अच्छा ये कहते हैं क्या, समझ में आ गया। यानी कि जो भारत में जो पिछड़े लोग हैं कास्टेज के बेस पे, है ना, उनको हेल्प देना, उनको आर्थिक सहायता देना, जैसे कि ST SC हो गए सबसे पहले। अब तो और एक नया वर्ग जोड़ दिया गया 1990s में, वो है हमारा OBC। तो इन तीनों को ही भारत के अंदर आरक्षण दिया जाता है, और ये आरक्षण अफर्मेटिव एक्शन यानी कि सकारात्मक कार्रवाई कहलाता है। अब ये इनके साथ इतिहास में अत्याचार हुआ है ST SC के साथ, तो इनका जो पिछड़ापन है इनको उससे उबारा जा सके 1950 में। इसीलिए अंबेडकर जी के द्वारा यानी कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उन्हीं का ही रहा, इम्प्लीमेंट किया गया। इसको 10-10 साल के लिए आगे चल के बढ़ाया गया और अभी भी ये बढ़ ही रहा है। आरक्षण देना गलत नहीं है, आरक्षण तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये जिसको मिलना चाहिए आज ये उसको ना मिलकर इसका गलत फ़ायदा लोग उठा ले रहे हैं। तो ऐसा इस पर डिबेट का इशू है ये, अलग अलग लोग इस पर कहते हैं कि ये इकोनॉमिक वेस्ट ना होना चाहिए, ये कास्ट के बेस पे नहीं होना चाहिए, तो काफ़ी चीज़ें इस पर कही जाती है। ठीक है। तो इसके आप नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट आपको बताना है। तो सिंपल पॉइंट है, मैं नेक्स्ट चैप्टर पे आ रहा हूँ। इसके बाद जो चैप्टर बता रहा हूँ मैं, उसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। आगे हमारा ये वाला चैप्टर, इसमें से भाई एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट्स में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये दे देते हैं। ठीक है। इसमें क्या, संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, प्लीज़ इसको स्किप मत करना, बहुत ज़रूरी है ये। 5वीं और 6ठी अनुसूची क्या है? देखो, संविधान के अंदर 2 अनुसूची डाली गई है। एक 5वीं अनुसूची है जो आदिवासी जो लोग हैं ना उनके लिए ये भी, लेकिन जो 6ठी अनुसूची है भारत के, ये भी आदिवासियों के लिए, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के हैं जैसे कि असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, उन राज्यों के लिए ये। तो जब भारत गुलाम हुआ करता था तो अंग्रेज़ों के टाइम से अंग्रेज़ों ने इन पर काफ़ी अत्याचार किया था उस टाइम भी। ठीक है। अलग दर्जा बनाने का, इनके भूमि पे उनका कब्जा, तो काफ़ी चैलेंजेस इनको झेलने पड़े। 1935 के एक्ट में जब पारित किया गया तो आदिवासी क्षेत्र का विभाजन एक ऐतिहासिक प्रक्रिया रही कि जो ट्राइबल्स एरियाज हैं उनको मतलब कि इनका भी पार्टीशन कर दिया जाए, अलग अलग तरीके से बांट दिया जाए। लेकिन जब भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार की सबसे बड़ी चुनौती ये रही कि आदिवासी समुदाय के दास्तब के रूप में सामने आई। यानी कि जैसे जैसे अंग्रेज अपने शासन को बढ़ा रहे थे, वो आदिवासी समुदाय की जो ज़मीन है उनको पे कब्जा करते जा रहे थे और इन पूरी कम्युनिटी को अपना उन्होंने गुलाम सा बना लिया था। तो अपनी बेसिक प्रशासन ने आदिवासी क्षेत्र का बड़ी तेज़ी से मतलब कि कब्जा किया उसके ऊपर, एंड जिसके वजह से आप कह सकते हो कि जो विदेशी शासन है उसका कब्जा होता चला गया। और हम इतने तैयार भी नहीं थे यार, कैसे इनका हम सामना कर लेते।
तो आदिवासी के ऊपर काफ़ी अत्याचार हुए हैं, इसमें नो डाउट। इसके अलावा एक और कानून भारत के अंदर बनाया गया था, ऐसे काफ़ी सारे कानून बनाए गए हैं जिसको लेकर आदिवासियों को लेकर बनाए गए। ठीक है, इन सारे पॉइंट दिए गए, जैसे 1796 में बनाया गया राजमहल, जो हमारे हिल का पहाड़ी था संताल वगैरह के एरिया के आसपास। ठीक है, नागपुर नॉन रेगुलेशन अधिनियम 1833 में बनाया गया। एंड इसके बाद जो बनाया गया था वो था कानून 1839 के अंदर डिस्ट्रिक्ट एक्ट ऑफ गंजम के द्वारा एंड विशाखापट्टनम, ये कहा गया इसको। इसके बाद 1874 में बनाया गया। काफ़ी सारे एक्ट्स बनाए गए हैं। 1919 के अंदर जो अधिनियम पारित किया गया उसके अंदर भी बहिष्कृत किया गया, बट मेन फोकस इनमें आज तक नहीं हो पाया। फिर जाके भारत जब आज़ाद हुआ तो हमने 5वीं और 6ठी अनुसूची स्पेशल रखी इनके लिए। तो संविधान में, सही से सुनना, अब जो बताने जा रहा हूँ मैं, जो हाईलाइट्स पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संविधान में राज्य के गवर्नर के पास इन अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण की व्यापक शक्ति है। यानी कि जहाँ पे भी ये ट्राइबल्स एरिया होंगे वहाँ पे गवर्नर यानी जो राज्य का राज्यपाल है उसके पास राइट्स होंगे सारे के सारे। 5वीं अनुसूची के जो पैराग्राफ 5(1) है क्लोज 1 के अंदर ये बताया गया है कि राज्य के गवर्नर का यह अधिकार है कि वह संघ और राज्य सरकार के द्वारा बने कानून और इन क्षेत्रों में समान रूप से लागू होने से रोक सकता है। यानी कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है तो इन कानूनों को उस राज्य का राज्यपाल जो गवर्नर है वो लागू होने से, इम्प्लीमेंट होने से रोक सकता है। इसलिए रोक सकता है कि क्या पता ये कानून जो बनाया गया सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे एरियाज़ में अगर लागू हो गए तो जो ट्राइबल्स हैं उनके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा इसका, है ना। तो जो राज्यपाल है वो सुझाव दे सकता है कि इसमें सुधार कर लो भाई पहले, फिर इसको इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, एंड इसी प्रकार पैराग्राफ 4 में देखें हम 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 4 के अंदर, तो अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन की वार्षिक रिपोर्ट जब भी राष्ट्रपति के द्वारा मांगी जाएगी ये राज्यपाल उसको सौंपेगा, ये यहाँ पे कहा गया है। तो इसके अलावा इन अनुसूचित क्षेत्र में शांति और स्वशासन का मुख्य दायित्व गवर्नर के हाथ में दे दी गई है। ये है 5वीं अनुसूची। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे एक पॉइंट भी बताया गया है कि गवर्नर की इस शक्ति पर केवल 2 बंधन हैं। कोई भी विनियम जो होंगे वो गवर्नर से पहले आदिवासी सलाहकार परिषद में विचार किए जाएंगे और सभी विनियमों को लागू करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाएगा। देन गवर्नर यानी राज्यपाल उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एंड संविधान के मूल अधिकारों में हम बात करें तो राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, लैंग्वेज एंड बर्थ प्लेस इनके नाम पे किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ये कहा गया हमारे आर्टिकल 15 के अंदर। साधारण लोगों के द्वारा आदिवासी समुदाय की भूमि पे कोई भी कब्जा नहीं किया जाएगा, 19(5) में कहा गया है ये। इसके साथ इन लोगों की भाषा, संस्कृति यानी जो ट्राइबल्स होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स, उनकी अपनी अलग लैंग्वेज होती है, उनकी अपनी एक कल्चर होती है। तो इसको सुरक्षित रखने की बात कही गई है किसके अंदर, आर्टिकल 29 के अंदर। इसके अलावा संविधान में सरकारी नौकरी के अंदर रिजर्वेशन दिया गया इनको अंदर, इनको जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के होते हैं हमारे, ठीक है, इनको आर्टिकल 14(4) के दिया गया, क्लॉज 4 के अंदर। ठीक है, आदिवासियों के लिए जो भी खाली पद होंगे इनकी नियुक्ति से संबंधित जो भी नियम्स होंगे, रूल्स होंगे, ये आर्टिकल 16(4) में समझाया गया है। तो आर्टिकल याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो फिर भी चलेगा। ठीक है, संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP डाइटी प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर कमजोर तबके के लोग जिसमें आदिवासी भी शामिल हैं को एजुकेशनल और इकोनॉमिकल, देखोगे आप तो एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ावा देने की बात कही गई है आर्टिकल 46 के अंदर, ताकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को हम प्रमोट कर सकें, इनको इकोनॉमिकल हेल्प देकर, जैसे कि आज हम ST SC लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, प्लस आदिवासियों को तो है ना एक अलग ही भारत में दर्जा दिया गया, इनके मान सम्मान को बना रहे इनका। हम अपने संविधान के 342 आर्टिकल्स की हम बात करते हैं, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जनजाति समुदाय की मान्यता की बात कही गई है कि कौन कौन से होंगे जनजातीय समुदाय। तो इसके लिए हम 342 आर्टिकल्स में देखेंगे, सब उसमें बताया गया है। आर्टिकल 330 के अंदर बताया गया है कि लोकसभा और अनुच्छेद 332 में बताया गया है कि विधानसभा के अंदर इन जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित होगी। डेट मीन्स इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, जैसे कि आप लोकसभा के अंदर राज्यसभा है ना, तो दिया जाता है इनको। ठीक है, अनुच्छेद 338 के अंदर 338(1) के अंदर ये बताया गया है साफ शब्दों में कि जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया जाएगा। और अनुच्छेद 339 में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए अनुसूचित जनजाति कल्याण बना सकता है, यानी कि कोई भी आयोग बना सकता है ताकि अनुसूचित जनजाति को
कल्याण किया जा सके। ये तो हो गया हमारे सारे 5वीं अनुसूची की बात, ठीक है। एंड हम बात करते हैं 6ठी अनुसूची की बात। जो 6ठी अनुसूची है इसको सही से समझना। इसके अंतर्गत आने वाली जनजाति अन्य राज्यों की तुलना में अधिक प्रगतिशाली है, यानी कि जो अन्य जाति के शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें जो 6th शेड्यूल के अंदर आते हैं उनकी कंडीशन थोड़ी ठीक है। संविधान में इन्हें स्वायत्त जिला परिषद कहा गया है और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। संविधान के अनुच्छेद 244 क्लाउज 2 के अंदर कहा गया है कि 6ठी अनुसूची का वर्णन जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा ये राज्य जो हैं इनके आदिवासी शामिल हैं 6th शेड्यूल के अंदर। इस अनुसूची के भाग 2 क्लाउज 1 में कहा गया है कि प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक स्वायत्त जिला परिषद होगा, ठीक है। एक चीज़ हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, स्वायत्त जिला परिषद होगी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिनके सदस्यों की अधिकतम संख्या 30 हो सकती है, 30 हो सकती है, जिनमें से अधिकतम 4 सदस्य ऐसे बनेंगे जो राज्यपाल चाहेगा इनको नियुक्त करेगा, अपॉइंट नॉमिनेट करेगा ये, एंड अन्य सदस्यों का निर्वाचन वोटिंग के द्वारा होगा। जो 18+ होंगे वो वोटिंग करेंगे, जितने भी सदस्य बचेंगे उनका। तो इस अनुसूची के अंतर्गत राज्यपाल जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में परिषद या आदिवासी संगठन के ऊपर विचार विमर्श कर सकता है, फिर कानून बना सकता है, जिसमें कई स्थानीय जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी शामिल हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बात करें हम तो ये जो परिषद क्या काम कर सकती है, जैसे गांव और कस्बों के लिए प्रशासनिक नीति बना सकती है, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले जंगलों का संचालन कर सकती है जहाँ पे रहते हैं ना, इनके जंगलों को बचाया जा सकता है। कुछ हद तक परिषद को न्यायिक कानूनों के बारे में शक्ति भी प्रदान की गई है। तो राज्य कार्यपालिका के प्राधिकार के साथ 6ठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिले के रूप में शासित है और 6ठी अनुसूची के भाग 3 में बताया गया है कि स्थानीय स्तर पर कुछ न्यायिक और विधायी शक्तियां स्वायत्त परिषद को प्रदान की गई है। तो इस तरीके से सारे परिषद बनाए गए हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पॉइंट क्या है, पंचशील सिद्धांत, ट्राइबल सब प्लान तथा जनजातियों के लिए अन्य प्रावधान किए गए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचशील सिद्धांत दिया गया है ताकि इन जनजातियों के प्रशासन को ठीक किया जा सके। पंचशील का मतलब है 5 प्रिंसिपल्स। कौन कौन से हैं? पहला, जनजातियों को यानी जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग होते हैं उनके प्रतिभा के अनुसार उनको विकास करने की अनुमति मिलनी चाहिए, उनके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके। सेकंड पॉइंट में कहा नेहरू जी ने, जनजाति के भूमि और जंगलों के अधिकार का सम्मान करना चाहिए हमें, क्योंकि वो वनवासी होते हैं, एक तरह से जंगल में वो रहते हैं, कई सालों से वो बरसों से रहते आ रहे हैं, हमारे मूल निवासी के रूप में जाना जाता है उन्हें। जनजाति समूह को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के प्रशासनिक विकास का उत्तरदायित्व भी स्वयं उठाना चाहिए। फोर्थ में कहा गया कि बिना सांस्कृतिक संस्थाओं को हानि पहुंचाए जनजाति विकास का प्रयत्न करना चाहिए हमें, ताकि उनकी जो कल्चर है वो भी मतलब कि सेफ रहे और उनका डेवलपमेंट भी हो सके। तो 5वें पॉइंट में कहा कि जनजाति विकास उनके अनुरूप होना चाहिए, ना कि इसे पैसों के खर्चे करने के रूप में देखा जाए, यानी कि जो आदिवासी लोग हैं इनके ज़िंदगी में बदलाव आना चाहिए। 1989 के अंदर एक एक्ट पारित किया गया इन शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, यानी कि इसको हम SC/ST एक्ट 1989 के नाम से जानते हैं। ये एक्ट इसलिए पारित किया गया था ताकि इस कानून की विशेषता सबसे बड़ी यह है कि यदि कोई उच्च जाति का व्यक्ति, क्योंकि ST/SC को भारतीय समाज आज भी नीचा कहता है, तो अगर ST/SC के लिए कोई अपर कास्ट का कोई इंसान अगर ST/SC वालों कोई असभ्य लैंग्वेज का यूज़ करके उनको पुकारता है या बोलता है, तो ऐसा करने पे उनके ऊपर इलीगल केस यानी कि इनके ऊपर कार्रवाई एक्शन लिया जा सकता है। ये है 1989 का ST/SC एक्ट, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है ये और इन सब के बारे में पता होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी, यानी कि दोस्त एग्जाम के अंदर एक इनमें से कोई ना कोई एक एक्ट आने वाला है आपके एग्जाम में। एक या तो दोस्त 1989 का एक्ट आ जाए ST/SC एक्ट, या आपके एग्जाम में 2006 का अधिनियम आ जाए। तो दोनों में से कोई एक अच्छे से पढ़ लीजिए आप, जो आपका मन करे, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं तो 1989 का पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। बाकी ये पिछले बार ही आया हुआ है तो हम कह नहीं सकते, दोनों में से कोई एक ना एक तो आने वाला है ही है, ठीक है। एंड 2006 का ये वनवासी एक्ट क्या है, यानी वन अधिकार नियम बताता है हमें। देखो हुआ क्या था कि जब अंग्रेज भारत पर राज हुआ करता था अंग्रेज़ों का, तो काफ़ी सारे इन आदिवासियों की जो ज़मीन है वो अंग्रेज़ों ने हड़प ली थी, कब्जा कर लिया था, इनको बेदखल कर दिया गया था। तो रामचंद्र गुहा का मानना है कि आज़ादी से पहले जंगलों का उपयोग औपनिवेशिक साम्राज्य
अंग्रेज अपने हितों को अपने सामरिक यानी कि अपने देश में भेजना, प्लस जंगलों को अपने हथियार या औजार बनाने के लिए, है ना, अपने डेवलपमेंट करने के लिए, तो काफ़ी चीज़ों को भी अपने इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो यूज़ करते थे इसका। वहीं जब हमें आज़ादी मिल गई तो इसके बाद इनका प्रयोग वाणिज्यकरण की आवश्यकता और औद्योगिक बुजुर्ग वर्ग यानी जो पूंजीपति हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो इनका मिसयूज कर सकते हैं, तो उनसे बचाने के लिए वन निवासी अधिनियम 2006 एक्ट बनाया गया। और भारत में जो वनों का संचालन है, जो जंगल स्पेशली जो है, वो 1927 और वन सुरक्षा कानून 1972 से मतलब चल रहे हैं कानून के रूप में। लेकिन अब क्या हुआ, वन निवासी अधिनियम 2006 के द्वारा कि जो भी ये वन निवासी लोग हैं, जो भी जहाँ पे वो रहते हैं, उनका आदिवासियों को उन भूमि पर मालिकाना हक दे दिया गया। और 2006 के एक्ट के तहत ऐसा किया गया है, तो इनकी भूमि कोई छीन नहीं सकता, अदरवाइज मामला कोर्ट में जाएगा और इस पर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। बाकी जातियों के विकास के लिए यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इस तरीके से जो मैंने आपको बताया इसके अंदर, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं प्लीज़ वो भी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो डिबेट एंड ऑन सेक्युलरिज्म वाला हमें करना ही करना है। कास्ट पॉलिटिक्स एंड द पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ कास्ट, ये हो गया। अफर्मेटिव एक्शन करना है हमें। एंड इसके बाद हमारा 5th एंड 6th शेड्यूल्स 100% एग्जाम में आने वाला है। फॉरेस्ट एक्ट राइट्स एक्ट्स हो गया, एंड शेड्यूल ट्राइबल डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया, जिसमें ST/SC एक्ट तो होना ही होना भाई। ठीक है, एंड मैंने एक वीडियो बना रखी है इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, उसमें मैंने आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताया, जिसमें आपको मैंने ये समझाया है द चेंजिंग नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। तो ये आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। मेरी प्लेलिस्ट वाली वीडियोज़ आप सारी देख लीजिए। आई होप दोस्त आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लस आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिखा मिलेगा डाउनलोड नोट्स लिंक, आप इस पर क्लिक कीजिए और प्लीज़ नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं। कई चैप्टर को एक्सप्लेन किया हुआ है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में, तो काफ़ी मस्त नोट्स है ये। अगर आप फ्री पढ़ना चाहते तो फ्री पढ़ लीजिए, नोट्स काफ़ी हमारे पेड होते हैं भाई। तो सिंपल आप यहाँ करके आप बाय नाउ पे करके PDF आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी दोस्त। मेरे पास टाइम बहुत कम था, क्योंकि मैं जब भी समझाता हूँ आप सबको पता है मैं पहले स्लाइड्स बनाता हूँ और इस तरह से आपको मैं समझाता हूँ जिससे कि आपको टॉपिक समझ में आए बोर्ड के ऊपर। लेकिन अभी मेरे पास टाइम बहुत कम था, मेरे को जल्दी से आपको ब्रीफली टॉपिक समझाना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। माफ़ी चाहता हूँ दोस्त, मैंने बहुत जल्दी समझाया इसके लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में बिल्कुल अच्छे से शुरुआत से समझाऊंगा। इस वीडियो को सभी जगह शेयर करना, अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को बताना चैनल के बारे में, ताकि सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें और मैं आपको ऐसे क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँ। चलिए दोस्तों, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।